औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज बेसिकली हमने सेशन स्टार्ट करना है। अल्लाह के नाम से हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारे पास हमारा सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, कैफ 7, जो कि बेसिकली कैफ 3 हुआ करता था किसी ज़माने। कैफ 7 पे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हुआ करती थी, लेकिन दे डिसाइडेड कि कंपनी लॉ शायद ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट है और आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट शायद इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन व्हाटएवर द केस में बी, हमने इसको लेके चलना है और हम इसको इंशाल्लाह हसन तरीके से, सही तरीके से लेके चलेंगे। कंपनी लॉ के अंदर बेसिकली हमने जैसे पढ़ा था बिज़नेस लॉ, कंपनी लॉ का मोड थोड़ा-सा डिफरेंट है। ठीक है ना? बिज़नेस लॉ जो था हमारा, जो कि हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमारी लॉजिकल चीज़ें थी। ठीक है ना? कौन नहीं बता सकता कि 18 साल से कम के बच्चे जो हैं, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, किसी पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। आपने शर्तें लगाने वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जो आपके माशरा है उसके जो अखलाकियात के दायरे से निकल जाए। आपने ड्रग्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। ये सारी लॉजिकल चीज़ें थी। लेकिन आप में से मैं ज़रा अपनी ऑडियंस को अगर देखूँ, तो यहाँ पे 2 बच्चे हैं आउट ऑफ खंसा, फरहा एंड मलाइका। आप में से 2 बच्चों ने तो कंपनी लॉ पहले पढ़ा हुआ है। आप लोगों को पता है कि एक कंपनी अपने नाम, अपने पुराने नाम के साथ अपना नया नाम 90 दिन के लिए लगाती है। क्यों लगाती है? इसकी कोई लॉजिक नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर रट्टा लगाने का काम ज़्यादा है। लेकिन गुड न्यूज़ है कि हमके बिज़नेस लॉ के जितने चैप्टर्स हमने पढ़े थे उससे कम चैप्टर्स हैं। हमारे पास 12 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर से कुछ चैप्टर्स न्यू आए हैं। जैसे ये वाइंडिंग अप का चैप्टर जो है हमारा, ये न्यू आया है। ठीक है? हमारे पास पहले ये कंपनी वाइंड अप नहीं हुआ करती थी हमारे कितने सिलेबस में। किसी ज़माने होती थी, जिस वक़्त पुरानी स्कीम थी 2014 से लेकर 2017 तक, ये शायद उसके बाद 13 से लेकर 17 तक एक ही किताब थी और उसके अंदर वाइंडिंग अप का चैप्टर हुआ करता था। फिर उसके बाद निकाल दिया गया था इसे, सीफैब के लेवल पे ले गए थे। तो अब ये वापस लेके आए हैं। हमारे पास सबसे पहले हम सब्जेक्ट का थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं फॉर फरा, जो हमारे साथ न्यू हैं, और बाकी भी आप दोनों में से भी न्यू स्कीम के हवाले से कंपनी लॉ तो मेरे ख़्याल से किसी ने भी नहीं पढ़ा। तो हम इसको देख लेते हैं, कंपनी बेसिकली होती क्या है। हमारी कंपनीज एक्ट 2017 के तहत कंपनीज बनती हैं। उसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, कितनी किस्म की कंपनीज होती हैं, उनको रजिस्टर किस तरीके से करवाया जाता है। फिर उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट और शनाख्ती कार्ड। ठीक है ना? ये आपकी कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स, इनकी पावर्स क्या होती हैं, कौन बंदा डायरेक्टर बन सकता है, कैसे डायरेक्टर बना जाता है, कौन बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता और क्या हरकतें एक बंदा कर सकता है जिसकी वजह से उसकी डायरेक्टरशिप से उसके निकाल दिया जाए। फिर उसके बाद डायरेक्टर्स के अंदर से ही एक बंदा निकलता है चीफ एग्जीक्यूटिव। वो कौन होता है, उसकी क्या पावर्स होती हैं, और अदर ऑफिसर्स बेसिकली डायरेक्टर्स। हमारे ऑफिसर्स की जो डेफिनेशन होती है, सिर्फ ऑफिसर्स की, अदर की बात नहीं करता, उसके अंदर हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव भी आता है। लेकिन ये हालांकि एक डायरेक्टर भी होता है, डायरेक्टर भी एक ऑफिसर होता है। तो ये कहते हैं, ये दो जो हैं चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स, ठीक है ना, बेसिकली आपके एक कहते हैं बड़ा तबका आता है ऑफिसर्स का, ऑफिसर्स। फिर उसके बाद सब कैटेगरी में आ जाते हैं डायरेक्टर्स। मतलब ऑफिसर्स के अंदर से एक तबका होता है डायरेक्टर्स का, और फिर उसके बाद डायरेक्टर्स के अंदर से एक बंदा होता है सीई, या ओ भी कर सकते हैं इसे, सीईओ। ठीक है ना? तो यहाँ से लेकर उन्होंने सब कैटेगराइज कर दिया है सारी चीज को। उसके बाद शेयर कैपिटल क्या होता है, कितनी किस्म का होता है, कैसे इशू किया जाता है, कितनी किस्में होती हैं इसकी, और किस किस किस्म के क्या राइट्स होते हैं, सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद प्रॉस्पेक्टस और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिकॉज यहाँ पे अगर बात कर ली जाए तो हम अपने सबसे न्यू स्टूडेंट से पूछते हैं, फरा आप तरह बताएं, क्या एक कंपनी पैसे के बगैर चल सकती है? एक कंपनी पैसे के बगैर नहीं चल सकती। ठीक है? तो पैसा इकट्ठा करने के लिए जो कंपनी डॉक्यूमेंट इशू करती है उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस, और जब वो इशू करती है उसके बाद आपका शेयर कैपिटल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद आपकी बिजनेस होता है। फिर उसके बाद मॉर्गेज एंड चार्जेस, ये हमारे सिलेबस में हुआ करता था 2017 के अंदर, हमारे पास था ये। गालिबन 2020 के अंदर ये हमारे सिलेबस से निकल गया था, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग था बच्चों के लिए।
बच्चे इसको याद करके नहीं जाते थे। तो ये क्या होते हैं और क्या हिसाब किताब, क्योंकि आपकी कंपनी जो है उसके पास पैसा जब आएगा, जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे शेयर होल्डर से आए। कंपनी लोन लेती है, कंपनी जब लोन लेगी तो कोई बैंक जो है ये नहीं कहेगा कि हाँ माशाल्लाह इनके सीईओ की दाढ़ी है, सफेद दाढ़ी है इनके सीईओ की, बहुत शरीफ आदमी लगता है, इसको लोन दे देते हैं। नहीं, वो आपसे मॉर्गेज या चार्जेस, जिसको उर्दू में गिरवी कहा जाता है, वो गिरवी चीजें लेंगे, उसके बदले में लोन देंगे। तो उसकी क्या हिसाब किताब होते हैं, हम वो इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। मीटिंग्स, सबसे पहले बात आ जाती है कि मीटिंग्स की किस्में कितनी होती हैं। बड़ी सारी किस्में होती हैं। जनरल मीटिंग होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कितने, एनुअल में कितने, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, बड़ी सारी मीटिंग्स होती हैं। तो वो किस क्या क्या किस्में होती हैं मीटिंग्स की, हम वो देखेंगे। फिर उन मीटिंग्स के अंदर रेजोल्यूशंस पास, करारदाद जैसे कहा जाता है उर्दू में, रेजोल्यूशंस कुछ पास होती हैं। आप एक फैसला कर लेते हैं कुछ, हमारे हम इस साल इतना लोन लेंगे, या इतना लोन वापस करेंगे, या हम इस तबके के राइट्स को बढ़ा देंगे या कम कर देंगे। हर चीज के लिए आप एक मीटिंग करते हैं, और मीटिंग के अंदर उसका जो जो कहते हैं फाइनल डिसीजन पास होता है, उसका रेजोल्यूशन कहते हैं। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। किसी भी बच्चे से आप पूछ लेते हैं, आप कितने सारे हाजिर हैं, आप बताएं जरा, क्या आप किसी कंपनी में पैसा लगाएंगे इसलिए कि आपके पास ज्यादा पैसा आ गया, या इसलिए लगाएंगे ताकि उसके ऊपर प्रॉफिट मिले आपको? प्रॉफिट मिलेगा, ऑफ कोर्स प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है ना, आप प्रॉफिट मोटिव के अलावा तो आप कुछ करते ही नहीं है। तो इसलिए आप डिस्ट्रीब्यूट कितने हैं ये, अगर आपसे कितने आप किसी बंदे ने शेयर लिया है, ठीक है ना, कोई शेयर होल्डर है आपकी कंपनी का, तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर्स आर ऑनर्स, ऑनर्स ऑफ द कंपनी। और इन ऑनर्स को इनकी इक्विटी यानी इनके शेयर कैपिटल के बदले प्रॉफिट मिलता है, जिसको डिविडेंड कहा जाता है। ठीक। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, सबसे पहली बात आ जाती है ये कि किसी को याद है, मैंने बिजनेस लॉ पढ़ाते हुए, अगर किसी ने मेरे लेक्चर्स लिए हैं, बिजनेस लॉ पढ़ाते हुए मैंने कहा था कि एक जो पार्टनरशिप होती है, ये जिसको फर्म कहा जाता है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैंने, मेरी आवाज डिस्टोर्ट हो रही है बच्चों? अच्छा, एक फर्म सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि आ कंपनी इज एन अदर पर्सन। ठीक है ना, आपके अंदर जान है, आप सांस ले सकते हैं, कंपनी सांस नहीं ले सकती, लेकिन उसके अलावा हर काम जो एक इंसान कर सकता है वो एक कंपनी भी कर सकती है। एग्जैक्टली, आर्टिफिशियल पर्सन होती है ये। तो देखें, आपने एज अ ह्यूमन बीइंग किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, तो एज अ पर्सन क्या कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? सोच के बताएं जरा। खरीद सकती है, उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फिर उसके बाद डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मैं एक डायरेक्टर हूँ, ठीक है। जो कंपनी है वो अपने मेजर डिसीजंस जो है वो उसके डायरेक्टर्स लेते हैं। मैं एक डायरेक्टर हूँ, मेरी एक और कंपनी है। मैं अपनी कंपनी में, मेरी, मैं डायरेक्टर हूँ, मैं, ठीक है, मेरी कंपनी ए है जिसके अंदर मैं डायरेक्टर हूँ, और मेरी एक कंपनी बी है जिसके अंदर मैं 100% शेयर होल्डिंग रखता हूँ। ये है सिंगल मेंबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्या होती है ये हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखें, क्या इस बी को प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब है मुझे प्रॉफिट होगा। सोच सकते हैं आप लोग, मतलब लॉजिक बनती है। बनती है, ठीक है ना। अब मैं इधर डायरेक्टर हूँ, मैं एज अ डायरेक्टर अपनी पावर्स को यूज करते हुए कंपनी ए को कहूँ कि वो कंपनी बी के शेयर्स खरीद ले। यहाँ पे थोड़ी सी कहते हैं लॉजिकल फ्लॉ है कितने आर्ग्यूमेंट में, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं कंपनी ए को कहता हूँ कि वो कंपनी, वैसे तो खरीद नहीं सकते, कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदे जाते, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूँ कि मैं अगर बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ कंपनी ए, मैं कहता हूँ कि बी के शेयर्स खरीद लें। बी के शेयर्स खरीद लेंगे तो अल्टीमेटली मुझे फायदा होगा। यहाँ पे मैं कंपनी का फायदा छोड़ के मैं अपना फायदा सोच रहा हूँ। यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है।
जरूरी कितने नहीं है कि मैं गलत फायदा ही सोच रहा हूँ, कि मैं अपने ही सिर्फ फायदा सोच रहा हूँ, कंपनी का नुकसान सोच रहा हूँ, नहीं, कंपनी का भी हो सकता है फायदा हो। लेकिन अगर मेरा कोई इंटरेस्ट है, मैं अगर कितने मुझे अगर कंपनी की डीलिंग से कोई पर्सनल फायदा हो रहा है तो मुझे वो डिस्क्लोज करना पड़ता है। वो हम इंशाल्लाह यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अकाउंट्स या एनुअल रिटर्न है। फेयर वन पढ़ पढ़ के तो हमारी हाथ घिस गए हैं। हमें ये पता होगा कि अकाउंट्स क्या होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, और उसके ऊपर फिर एनुअल रिटर्न, तो हमने डिविडेंड की बात देख ली। क्या ये बनाना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बच्चों का काम होता है, या ये कंपनी को भी बनाने चाहिए अकाउंट्स? बनाने चाहिए ना। अगर कंपनी अकाउंट नहीं बनाएगी तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बेचारा ऑडिट किसका करेगा? तो कंपनी चार्टर्ड अकाउंट्स बनाती है और फिर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनका ऑडिट करता है। और फिर एनुअल रिटर्न, ये फिर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद कंपनी के बारे में हम एक चीज पढ़ेंगे, इसकी दायमी जिंदगी होती है, यानी एवरलास्टिंग। कंपनी मरती नहीं है। आपके पार्टनर्स जो हैं, दो पार्टनर्स थे, दोनों मर गए, या कम से कम तीन पार्टनर्स थे, उनमें से एक बेचारा अल्लाह को प्यारा हो गया, दो पार्टनर्स रह गए, लेकिन जो पार्टनरशिप तीन वाली थी वो तो खत्म हो गई। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कैसा होता है, 1,000 शेयर होल्डर्स हैं, जिसके अंदर से मैं भी एक छोटा सा शेयर होल्डर हूँ। मैंने अपना जो इंटरेस्ट है, मैंने अपना शेयर एन को बेच दिया है। शेयर होल्डर्स फिर भी कितने हैं? 1,000। और बाकी 999 लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता कि माविज ने, ये एम ने अपना जो शेयर है वो किसी और को बेच दिया है। ये तो चलती रहेगी। लेकिन कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जो है नफ्स, उसको मौत का जायका चखना है। इवन कंपनी को भी, कंपनी भी कभी कभी बंद हो जाती है, ठीक है, हर कंपनी चलती नहीं रहती, कुछ कंपनीज बंद भी हो जाती हैं। और कंपनी किस तरीके से बंद होती है, ये हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वाइंडिंग अप के अंदर, कि इस कंपनी को बंद करने के क्या तरीके होते हैं, तो ये सारी चीजें। आपको सिलेबस की आउटलाइन का अंदाजा हो गया कि हमने बेसिकली कंपनी लॉ के अंदर पढ़ना क्या है। चलें, गुड हो गया। मलाइका को समझ आ गई है, और बच्चों को समझ आ गई है। चलें, सबको समझ आ गई है। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताएं, क्या ट्यूटर इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है? मेरी मेरे कहते हैं ट्यूटर, मैं ये मतलब कि आपके टीचर की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ? चलें, अ, हम फिर आज शुरू करते हैं अपने चैप्टर से, कि कंपनी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कि कंपनी क्या होती है, टाइप्स क्या, और रजिस्ट्रेशन। और मेरे ख्याल से हम आज सिर्फ इंट्रोडक्शन मुश्किल से कर सकें, ठीक है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। उन्होंने स्टार्ट में मुंह पे दे मारा है कि हाँ भाई, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आपने सीधा बता दिया एक ऐसे बच्चे को जो बिजनेस लॉ पढ़ के आया है, कि भाई आप जो पार्टनरशिप पढ़ के आए हैं ये उससे डिफरेंट है। मतलब मत्थे पे उन्होंने दे के मार दिया है। उन्होंने कहा है, अ सोल ट्रेडर इज एन इंडिविजुअल हु ओन्स एंड रन हिज बिजनेस, हिज और हर ओन बिजनेस। ठीक है भाई, फेमिनिस्ट के लिए उन्होंने हर भी डाल दी है, कि कोई बच्चा ये ना कहे कि हाँ भी यहाँ पे सिर्फ मेल जेंडर के बारे में बात हो रही है। इंडिविजुअल ट्रेडर कोई भी हो सकता है, जो कि अपना कारोबार करे विद अ सिंगल पर्सन। लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस। अब इस चीज को अपने जरा अल्फाज को गौर करना है। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस। इसका मतलब है कि मैं हूँ, और मेरा अगर एक बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस कर ले, मैं मगे बेचता हूँ, ठीक है ना, तो माविज मग्स। वो कहेंगे कि भाई ये कौन है? लॉ कहेगा भाई हम इसको नहीं जानते, हम सिर्फ माविज को जानते हैं।
ये सारे पैसे जो यहाँ से कमा रहा है ये कमाता रहे, ये इसके पैसे हैं। ठीक है, आपका सेल्स और प्रॉफिट, इसके अंदर कोई फर्क ही नहीं रह गया। ठीक है ना, जो कुछ कमाया है वो माविज ने कमाया है, जो कुछ खर्चा किया वो इसने किया है। तो लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज द बिजनेस ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन, इट ओनली रिकॉग्नाइज द पर्सन, द ओनर इटसेल्फ। कहते हैं द लॉ रिकॉग्नाइजेज ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट। ठीक है ना, the individual is liable for the debts of the business and is also personally liable for any breaches of the law by the business। अब मैं जरा इसका बता देता हूं कि इनको ये बात कहने की जरूरत क्या पेश आ गई। ये माविज है और इसका बिजनेस है माविज मग्स। इस बिजनेस के पास एसेट्स हैं 10 रुपए के और इसकी लाइबिलिटीज हैं 12 रुपए की। क्या मुझे इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स जो कि FAR 1 पढ़ चुके हैं, क्या मुझे इनको बताने की जरूरत है कि कंपनी का पट्टा बैठ गया है? ठीक है ना, यहाँ तो कंपनी का पट्टा बैठ गया हुआ है। अब ये देखें, 10 के एसेट्स हैं, 2 की लाइब कितने 12 की लाइबिलिटीज हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो अब ये देखें जरा, यहाँ पे 2 की लाइबिलिटीज रह गई हैं। अब 2 की जो लाइबिलिटीज हैं, क्या मैं ये कह के भाग जाऊं कि हाँ भाई ये तो माविज मग्स की लाइबिलिटी है, मेरी तो है ही नहीं इसमें, मेरा इसमें क्या है, तो बिजनेस की लाइबिलिटी है। नहीं, बिजनेस कहेगा कितना, लॉ कहेगा कि नहीं, ये बिजनेस का तो मैं मानता ही नहीं हूँ, ये लाइबिलिटीज आपकी हैं। आपका घर बेच के भी ये लाइबिलिटी पूरी करनी पड़ी तो हम कर लेंगे, लेकिन ये लाइबिलिटी आपने पूरी करनी है। Here where it gets a little bit tricky। अगर यही कंपनी होती तो फिर लॉ मेरे ऊपर उंगली ना उठा सकता। मैं कहता कि ये बिजनेस की लाइबिलिटी है, लॉ भी कहता कि ये बिजनेस की लाइबिलिटी है। ठीक है ना, अब ये 2 रुपए की जो लाइबिलिटी रह गई है, इसके बारे में एक्सक्यूज कर लेंगे अपने क्रेडिटर्स से कि माजरत के साथ ये 2 रुपए की लाइबिलिटी आपकी पूरी नहीं होगी, लेकिन मेरे एसेट्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा। दिस फीचर इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसी की वजह से ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहलाता है। क्या इस पैराग्राफ में आपको कोई मसला, कोई इशू, कोई टेंशन, कोई परेशानी? चले, ये तो था इंट्रोडक्शन, ये तो आपने, मैं आपको अब साथ साथ बताता रहूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी चीजें ट्रिकी हो जाती हैं। अब लॉ में तो हम चीजें अक्सर समझ लेते थे, यहाँ पे समझने वाली चीजें तो हैं, लेकिन समझ के साथ रट्टा लगाना हमारी मजबूरी कह सकते हैं इसको। वो कहते हैं पार्टनरशिप इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु रन्स हु ओन्स एंड। अच्छा मुझे बताएं जरा, मुझे क्या पार्टनरशिप बताने की जरूरत है कि पार्टनरशिप क्या होती है? हम एक्सटेंसिव तरीके से पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ आए हैं, तो यहाँ पे वही सारी चीजें हैं। पार्टनरशिप क्या होती है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु ओन एंड रन देयर ओन बिजनेस। ठीक है ना, ईच पार्टनर यूजुअली कंट्रीब्यूट्स कैपिटल टू द बिजनेस। हर पार्टनर जो है वो यूजुअली कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है ना, हमने ये चीज पढ़ी थी कि इन्वेस्टमेंट पैसों की सूरत में लाना जरूरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। या हम देख भी देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। यहाँ पे शेयर करने की बात हो रही है, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन ये कहती है, कहीं भी कंट्रीब्यूशन की बात नहीं है, सिर्फ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट की बात हुई है। तो कोई अपना स्किल ला सकता है, कोई पैसे ला सकता है, जिसके पास जो है वो ले आएगा। अब पार्टनरशिप बिजनेस इज नॉट रिकग्नाइज्ड एज अ पर्सन बाय लॉ। ये चीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी बिजनेस लॉ में कि अब पार्टनरशिप बिजनेस जो है, ये ये भी बिजनेस रिकग्नाइज नहीं होता। ठीक है ना, ये माविज है। हम इस माविज को छोड़ देते हैं। हम माविज नहीं, ठीक है, ये 2 लोग हैं, इन दोनों की पार्टनरशिप है, और अगर ये पार्टनरशिप है तो ये 2 रुपए की लाइबिलिटी कहाँ जाएगी? 1 रुपया माविज, 1 रुपया नहीं। क्लियर है बच्चों? भाई ये चीज तो क्लियर ही है।
उसके बाद वो कहते हैं इंडिविजुअल पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल जॉइंटली विद देयर पार्टनर्स फॉर देयर डेट्स। हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी क्या होती है। किसी को याद है जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी क्या होती है? सिर्फ ये बता दें कि याद है कि नहीं, क्योंकि आप पे मैसेज करके बताना थोड़ा मुश्किल होगा। चलें, फिर उसके बाद वो कहता है कि ये सारी चीज आप पढ़ आए हैं, ये सारी चीज बताने के काबिल ही नहीं है। वो कहता है अनलाइक सोल ट्रेडर एंड पार्टनर, a company is a legal person separate from its owners. This is called doctrine of corporate personality. मुझे बताएं, क्या वो एमसीक्यूज के अंदर डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के नाम डाल के आपको तंग कर सकता है? कर सकता है, ऑफ कोर्स। आई कैप है, आई कैप ने तो तंग करना ही है, तो आपने इसको याद करके आई कैप को तंग करना है। फिर उसके बाद वो कहता है लॉ रिकॉग्नाइजेस अ कंपनी एज अ पर्सन with legal rights and obligations similar to those of an ordinary individual. Legal rights, आप अपने नाम पे गाड़ी निकलवा सकते हैं, कंपनी भी अपने नाम पे गाड़ी निकलवा सकती है। आपको अगर आप अगर कहते हैं कैंटीन पे जाएं उधारी शावरमा खा लें तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। कंपनी खैर उधारी शावरमा तो नहीं खाती, लेकिन अगर कंपनी ने कुछ उधार लिया है तो कंपनी को वो वापस करना पड़ेगा। उसके ऑनर्स दे आर नॉट पर्सनली लायबल टू पे एनीथिंग। क्या ये समझ आती है? ये वही चीज है जो हमने पहले पढ़ी थी, उन्होंने बस यहाँ पे एक फैंसी वर्ड डाल दिया है, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन आपको पता है, हमने बिजनेस लॉ में पढ़ा था, लॉ को कहा जाता है, कानून को कहा जाता है। कॉर्पोरेट यानी आपकी कंपनी का हिसाब किताब, और पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी आपकी शख्सियत, यानी वो आपकी शख्सियत को अलग कर देता है। अच्छा, कोई मुझे कहते हैं आपसे एक छोटा सा क्विज ले लेता हूँ। मैं मुआविज हूँ, मैंने अगर कोई चेक साइन करना हो, मैं क्या करता हूँ, मैं ये अपने साइन बना देता हूँ। ठीक है, इतने बुरे तो नहीं बनते जितने यहाँ पे बन गए हैं, लेकिन खैर, कंपनी ने चेक साइन करना हो वो क्या करेगी? कोई कोई बता सकता है? तुक्का लगाएं, तुक्के लगाओ मुसलमानों। अगर नहीं पता तो बता दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि इस वक्त हमने ये चीज़ पढ़ी नहीं हुई। मैं वैसे आपको थोड़ा सा टेस्ट करूँ। क्वेश्चन रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा बैंक अकाउंट है, मैंने चेक साइन करना है तो मैं अपने साइन कर दूंगा। अगर कंपनी का चेक है, कि कंपनी साइन कर सकती है? कंपनी साइन नहीं कर सकती, तो फिर कंपनी क्या करेगी? उसके अलावा भी एक चीज होती है जिसको एक बड़ा खास नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है कॉमन सी, या जिसको ठप्पा कहा जाता है, स्टैंप। ठीक है ना? वो स्टैंप जो होते हैं वो कंपनी के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद फिर कुछ जगहों पे कंपनी स्टैंप यूज नहीं करती, अपने ऑनर्स को दे देती है, डायरेक्टर्स को दे देती है, जो आपके सीएफओ होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसको दे दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात करते हैं मिस्टर जाहिद। सपोज मिस्टर जाहिद सेट अप अ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, विद 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। हम इस चीज को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ना शुरू करते हैं कि मिस्टर जाहिद जो है, ये कौन है? शेयर होल्डर है। उसने कंपनी बनाई है जिस कंपनी की लाइबिलिटी है लिमिटेड। कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है, सिर्फ अमंग ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनी सिर्फ एक तरह की कंपनी है जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उसका नाम ही होता है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं है इसकी, इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी है। इसका क्या मतलब है? सारी लाइबिलिटीज किसकी हैं? बिजनेस की, ऑनर की लाइबिलिटी नहीं है। उसका नाम क्या है? एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। एसएमसी सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट पीवीटी प्राइवेट, और लिमिटेड। अब ये एसएमसी क्या होती है, पीवीटी क्या होती है, ये आपको आगे जाके बताएंगे। इस वक्त आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एबीसी कंपनी है जिसका नाम है, और उसके 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है।
कोई बच्चा 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके बताता है क्या आता है? एक लाख। ऐसा ही है। गुड हो गया। अब 1 लाख शेयर्स हैं उसके पास, ठीक है, 1 लाख का कैपिटल इसने कंट्रीब्यूट किया, इसने 1 लाख रुपया लगाया है। मिस्टर जाहिद द इंडिविजुअल एंड एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड द कंपनी, ठीक है ना, एबीसी अलग है और एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड जो है ये कंपनी है। फॉर द पर्पस ऑफ लॉ वुड बी टू सेपरेट पर्संस, बोथ वुड हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। समझ आती है कि ये मिस्टर जाहिद एक अलग बंदा है, एबीसी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड एक अलग बंदा है। समझ आई? अब आपको समझ आई है कि एसेट्स एक साइड पे और लाइबिलिटीज के साथ हम इक्विटी को क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ये इक्विटी है, ये भी एक तरह से लाइबिलिटी ही होती है, लेकिन ये वाली लाइबिलिटी किससे ली जाती है? ऑनर से। इसीलिए इसको ऑनर्स इक्विटी भी कहा जाता है। जो आपका कैपिटल होता है उसको कहा जाता है ऑनर्स इक्विटी। इसीलिए इसको लाइबिलिटी साइड पे लिखा जाता है, क्योंकि ये जो कैपिटल होता है ये भी उधारी लिया होता है मिस्टर जाहिद से, क्योंकि भाई ऑनर इज ए सेपरेट पर्सन। ठीक है ना? चले, ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गई है। उसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ी सी इसके फीचर्स की तरफ, लेकिन पहले मैं इन चीज़ों को मिटा दूं ताकि थोड़ा सा साफ हिसाब किताब हो जाए, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। चलें, कंट्रेक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन। मैं थोड़ा सा गलत पोजीशन पे बैठा हूँ इसलिए राइटिंग मेरी बहुत ही गंदी आ रही है। कंट्रेक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशन, मुझे बताएं जरा, एज अ पर्सन क्या आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। सारे का सारा बिजनेस लॉ जो है वो यही पिटते रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एज अ पर्सन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो मुझे बताएं कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? कंपनी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है ना? एज अ लीगल पर्सन अ कंपनी में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पर्संस, इंडिविजुअल या कंपनी, ठीक है ना? लॉ डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन अ पर्सन। वो कहते हैं कि भाई एक पर्सन होना चाहिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी हो। एक पर्सन एक पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एक पर्सन एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और एक कंपनी भी एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बिकॉज दे आर ऑल पर्सन। एज अ लीगल पर्सन कंपनी में एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीज हमने पढ़ ली। उसके बाद वो कहते हैं डेट्स एंड लाइबिलिटी। क्या मैंने ये चीज आपको बता दी है कि एक कंपनी की डेट्स अलग होती हैं, एक शेयर होल्डर की डेट्स अलग होती हैं? जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि वो 2 रुपए की लाइबिलिटी जो है वो आप ऑनर से नहीं मांग सकते, आप बिजनेस से मांगेंगे, और अगर बिजनेस पे नहीं कर सकता तो फिर माजरत है। ठीक है? If a company incurs a debt, the company itself is liable and its owners are not. They are not liable. फिर उसके बाद वो कहते हैं ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। एज अ पर्सन आपके पास मोबाइल है, ठीक है ना, इस एज में तो खैर बच्चों के पास जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो मोबाइल ही होता है। तो आपके पास मोबाइल है, ये आपका एसेट है, और आप एक पर्सन है। तो एज अ पर्सन इफ यू कैन होल्ड अ प्रॉपर्टी टू योरसेल्फ, अ कंपनी कैन डू इट ऑल्सो। ठीक है ना? कंपनी भी अपने पास प्रॉपर्टी रख सकती है। कंपनी ओन्स इट्स ओन एसेट्स, कंपनी अपने एसेट्स खुद ऑन करती है। पैसा किसकी तरफ से जाता है? पैसा या तो वो खुद अर्न कर लेती है कंपनी, या कैपिटल की तरफ से आ जाता है, और कैपिटल फिर लाइबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक है ना? मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, वो बच्चे जो अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं उनको मैं आपको बताता हूँ जरा। कंपनी ने अपने पैसों से किया है, कितने गाड़ी ली है, कार, कैश। कंपनी ने ओनर के पैसों से गाड़ी ली है, कार टू कैपिटल। अब ये कैश गया एसेट, कैपिटल क्या है? लाइबिलिटी है। और अगर ये देखें, ये वो सिनारियो है जहां पे कंपनी ने अपना पैसा यूज नहीं किया, तो आपने एक लाइबिलिटी को कितने क्रेडिट कर दिया। अगर ऑनर की तरफ से पैसे नहीं गए, उधारी गाड़ी ले ली है, तो कार टू अकाउंट पेएबल।
दोनों केसेस में आपकी लाइबिलिटी कहते हैं क्रेडिट हुई है। या तो आप अपने पैसे दे दें या लाइबिलिटी क्रिएट कर लें। वो लाइबिलिटी कैपिटल की सूरत में भी हो सकती है और अकाउंट पेबल की सूरत में भी हो सकती है। समझ आ गई? तो वो कह रहे हैं कि वो कितने अपने एसेट्स अपने पास होते हैं उनके। ये देखें, दोनों सूरतों में गाड़ी उसने अपनी पास रखी हुई है, एसेट्स में आ रही है, लाइबिलिटी में नहीं जा रही। तो ठीक है ना। ये जो मीटिंग है 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। हम इस वाली हेडिंग को पूरा करके तो फिर एक न्यू मीटिंग स्टार्ट करते हैं जो हम लेके चलते हैं इंशाल्लाह 8:30 बजे तक। इस वाली हेडिंग को हम पूरा कर लेते हैं। ऑल्दो द मेंबर्स, मेंबर्स कहा जाता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना। आपने बिल्कुल मेंबर्स के वर्ड से परेशान नहीं होना, शेयर होल्डर्स कहा जाता है या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो सामने लिखा भी हुआ है। ऑल्दो शेयर होल्डर्स ओन द कंपनी, own they do not own the assets of the company। ठीक है। मैंने एक कितने बिजनेस शुरू किया है माविज मग्स का, ठीक है। मैंने उसमें गाड़ी दे दी है बिजनेस को। अब मैं क्या करूं, मैं अपनी गाड़ी बिजनेस को दे रहा हूं, तो क्या कहते हैं एक एंट्री पास करूंगा, कार टू कैपिटल। अब मेरा इस गाड़ी पे हक नहीं है, अब ये गाड़ी कंपनी की है। मैं अगर चला रहा हूँ तो इसका मतलब है मैं गाड़ी कंपनी से उधार पे लेके जा रहा हूँ। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों आपको? बच्चों सो गए हो? चलें। और इसका ये मतलब नहीं है कि गाड़ी में कितने बिजनेस मेरे साथ ज्यादती कर रहा है, नहीं। ये जो कैपिटल बना हुआ है इसका मतलब है कि एक कंपनी मुझे इसके पैसे देगी। फिर उसके बाद द शेयर होल्डर्स आर सिंपली ऑनर्स ऑफ द शेयर्स इन द कंपनी। उन्होंने सिर्फ शेयर दिया और कंपनी उसको क्या देगी, कंपनी इसके बदले डिविडेंड दे देगी उन्हें। कंपनी इटसेल्फ इज लीगल ऑनर ऑफ द एसेट, कंपनी की गाड़ी है। क्लियर है बच्चों ये? क्लियर है? चलें।